हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। आज का क्वेश्चन है, क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? इस प्रश्न का आंसर हम लोग इस टॉपिक में ढूंढेंगे। तो कक्षा 6 में, जब आप कक्षा 6 में थे तो वहां पे आप पढ़े थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कक्षा 12 में जब आप आए और इससे आगे यह ऐसा नहीं करता कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। कक्षा 12 में इससे आगे ऐसा नहीं करता। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि कक्षा 6 में आपने कहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन कक्षा 12 में आप कह रहे हैं कि प्रकाश जो है ऐसा नहीं करता? क्या आपको यह आश्चर्य नहीं होता? विद्यालय में आपको एक प्रयोग दिखलाया गया था। विद्यालय में आपको एक प्रयोग दिखलाया गया होगा जिसमें आप बारीक छेद किए हुए 3 गत्ते लेते हैं। जिसमें आप बारीक छेद किए हुए 3 गत्ते लेते हैं और एक ओर मोमबत्ती रखकर दूसरी ओर से देखते हैं। यदि मोमबत्ती की ज्वाला तथा तीनों छिद्र एक सीधी रेखा में है तो आप मोमबत्ती की ज्वाला को देख सकते हैं। ठीक है, यदि मोमबत्ती की ज्वाला और तीनों छिद्र एक सीधी रेखा में है तो आप मोमबत्ती के ज्वाला को देख सकते हैं। इनमें से यदि किसी एक को भी थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो आप मोमबत्ती के ज्वाला को नहीं देख पाते हैं। इसलिए आपके अध्यापक कहते हैं कि यह सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, यह आपको कक्षा 6 में सिखाया गया था। इस पुस्तक के लगातार 2 अध्याय, अध्याय 9 और अध्याय 10 में एक किरण प्रकाशिकी पर और दूसरा तरंग प्रकाशिकी पर, एक किरण प्रकाशिकी पर और दूसरा तरंग प्रकाशिकी पर। किरण प्रकाशिकी प्रकाश के सरल रेखी संचरण पर आधारित है। किरण प्रकाशिकी जो है वह प्रकाश के सरल रेखीय संचरण पर आधारित है तथा यह दर्पणों, लेंसों, परावर्तन, अपवर्तन आदि से संबंध रखता है। फिर आप तरंग प्रकाशिकी के अध्याय पर आते हैं और आपको बताया जाता है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अभी तक आप प्रकाश को सीधी रेखा में चला रहे थे, लेकिन जब आप तरंग प्रकाशिकी में आते हैं, अध्याय 10 में आते हैं, तो आप कहते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। यह वस्तुओं के किनारों पर मुड़ सकता है। यह वस्तुओं के किनारों पर मुड़ सकता है। इसमें विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी घटना हो सकती है। इसमें विवर्तन तथा व्यतिकरण जैसी घटनाएं हो सकती हैं। प्रकाशिक क्षेत्र में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग आधा माइक्रोमीटर होती है। प्रकाशिक क्षेत्र में प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है लगभग आधा माइक्रोमीटर होती है। यदि इसके रास्ते में लगभग इसी आकार का कोई अवरोध आता हो, कितना? आधा माइक्रोमीटर का अवरोध आता हो। प्रकाशिक क्षेत्र में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग आधा माइक्रोमीटर की होती है और यदि इसके रास्ते में लगभग इसी आकार का कोई अवरोध आता है तो यह इसके इधर उधर मुड़ सकता है और दूसरी ओर दिखलाई दे सकता है। इस प्रकार माइक्रोमीटर आकार का कोई अवरोध प्रकाश किरण को नहीं रोक पाएगा और यदि अवरोध बहुत बड़ा है तब प्रकाश इसके इधर उधर इस प्रकार नहीं मुड़ पाएगा और दूसरी ओर दिखलाई नहीं देगा। ठीक है, तो प्रकाश को मुड़ने के लिए अवरोध जो है माइक्रोमीटर का होना चाहिए और यदि अवरोध बड़ा होगा
तो प्रकाश जो होगा इधर उधर नहीं मुड़ पाएगा और दूसरी ओर नहीं दिखाई देगा। यह तरंगों का एक सामान्य गुण है। यह तरंगों का एक सामान्य गुण है कि यदि कहीं पर माइक्रोमीटर का अवरोध होगा तो वहां पे प्रकाश इधर उधर मुड़ जाएगा। ठीक है। और ध्वनि तरंगों में भी देखा जा सकता है। ध्वनि तरंगों में भी देखा जा सकता है कि हमारी वाणी, हमारी आवाज की ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। ठीक है। ध्वनि तरंगों में यह तरंगों का एक सामान्य गुण है कि ध्वनि तरंगों में भी देखा जा सकता है। हमारी वाणी की ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। यदि इसके मार्ग में कुछ मीटर आकार का कोई अवरोध आता है तो यह इसके इधर उधर मुड़ जाती है तथा अवरोध के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन यदि इसके रास्ते में कोई बड़ा अवरोध लगभग 100 मीटर से अधिक, जैसे कि कोई पहाड़ी आदि आती है, तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है और प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देता है, इको के रूप में सुनाई देता है। तो जिस तरह से प्रकाश में आप देख रहे हैं कि प्रकाश के रास्ते में अगर माइक्रोमीटर का अवरोध आता है तो प्रकाश इधर उधर मुड़ जाता है, उसी तरह से यदि हमारी वाणी की ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य लगभग 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है, यदि इसके मार्ग में कुछ मीटर आकार का कोई अवरोध आता है तो यह इसके इधर उधर मुड़ जाती है तथा अवरोध के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन यदि इसके रास्ते में कोई बड़ा अवरोध, जैसे कि कोई पहाड़ी आ जाए, तो इसका अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है और प्रतिध्वनि का रूप में सुनाई देता है, इको के रूप में सुनाई देता है। ठीक है। तब प्राथमिक विद्यालय में किए गए प्रयोग का क्या हुआ, जो गत्ते वाला प्रयोग किए थे आप, जिसमें आपने बारीक छेद किया था 3 गत्तों में, मोमबत्ती जलाए थे और मोमबत्ती की ज्वाला और तीनों छिद्र को एक सीध में रेखा में देखा था, अर्थात प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। प्राथमिक विद्यालय में किए गए प्रयोग का क्या हुआ, जब हम वहां पर किसी भी गत्ते को खिसकाते हैं तो इसका विस्थापन कुछ मिलीमीटर की कोटि का होता है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से बहुत अधिक है। अतः मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई नहीं देगी। और यदि हम किसी भी गत्ते को 1 माइक्रोमीटर या इससे भी कम दूरी तक विस्थापित कर सकें तो प्रकाश का विवर्तन हो पाएगा और मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई देती रहेगी। इस वाक्य के पहले वाक्य में आप जोड़ सकते हैं। ठीक है। इस वाक्य के पहले वाक्य में आप जोड़ सकते हैं कि बड़े होने पर यह सीखता है कि मुड़ा कैसे जाए। बड़े होने पर यह सीखता है कि मुड़ा कैसे जाए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश मुड़ेगा कब, जब गत्ते को माइक्रोमीटर की या इससे भी कम दूरी तक विस्थापित करें तो प्रकाश में विवर्तन हो पाएगा और मोमबत्ती की ज्वाला दिखाई देगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।